बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आवाज़ क्लियर है सबको? स्लाइड शो हो रही हैं? यस। जी, कल हमने बात की थी डिस्कवरी लर्निंग की, हेरिस्टिक मेथड की, एक्टिविटी मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, क्वेश्चन आंसर मेथड, और ये हमने डिस्कस कर लिया था फील्ड ट्रिप्स तक। सर स्लाइड नहीं शो हो रही। मैं चलें डिस्प्ले कर देता हूँ, एक मिनट। जी, चंकिंग से क्या मुराद है? व्हाट इज़ मीन बाय चंकिंग? किसने ये आइडिया दिया था? जी जेएस मिलर ने। जी जी सर मिलर मिलर ने ये आइडिया चंकिंग का, और उन्होंने कहा है कि 7 चंक्स बताए हैं कि किसी भी टॉपिक को याद करने के लिए ये रिमेम्बरिंग टेक्निक है कि किसी भी टॉपिक को रिमेम्बर करने के लिए उसको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाए, तो इसको हम चंकिंग कहते हैं। जी, 7 चंक्स या 7 पार्ट्स उसको डिवाइड करके इजीली जो है वो रिमेंबर कर सकते हैं। फ़िश बाउल और फ़िश बोन में क्या फ़र्क है? सर फिश बाउल में ग्लास को दो जो है सर्कल में डिवाइड किया जाता है। जो मिड में एक होता है वो छोटा सर्कल होता है, और जो उसके सराउंडिंग पे होता है बड़ा सर्कल होता है। अब जो छोटा सर्कल होता है वो एक्सपर्ट्स का होता है, और वो अपने सर्कल को कम्युनिकेट करके बताता है कि कोई भी नई चीज़ या जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में। और दूसरा फिश बोन में जी, फ़िश बोन कौन बताएगा? व्हाट इज़ मीन बाय फ़िश बोन? जी फिश बोन में एक इवेंट को दूसरे इवेंट के साथ कनेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक सिचुएशन देते हैं, अच्छा फिर उसे नई सिचुएशन में बुलाता है, एक इवेंट से दूसरे इवेंट को मिला। शकीला अपना माइक ऑफ, सॉरी अपना वीडियो कैमरा ऑफ करें शकीला इजाज़। जी, हम स्टार्ट करेंगे आज मॉडर्न मेथड्स। आप लोग क्यों नहीं तैयार करते या पढ़ते नहीं हैं? सवाल जब आपसे किया जाता है कोशिश किया करें जवाब देने की, ताकि आप लोग थोड़ा सा इन्वॉल्व होंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे अंदाज से अंडरस्टैंड होंगी। इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन मेथड किस प्रिंसिपल पे बेस करता है? सर इक्विटी प्रिंसिपल पे। ये क्वेश्चन आंसर मेथड के और क्या क्या नाम हैं? सोक्रेटिक मेथड है, क्वेश्चन आंसर मेथड, डायलेक्टिक मेथड। लेक्चर मेथड का एक और नाम मैंने बताया था, क्या है वो? डाइडेक्टिक मेथड। डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड में क्या फ़र्क है? स्टार्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, स्टार्ट फ्रॉम डिडक्टिव होता है वो स्पेसिफिक तरफ जाता है। जी, स्टार्ट फ्रॉम जनरल डिस्ट्रिक्ट। जाहिदा रज़ाक बता रही हैं, जी बताइए। Sir, first of all, I discuss about induction. Induction start from observation. Induction start from specific journal. Induction start from known to unknown, simple to complex, concrete to abstract. Its conclusion may be probable, certain, and reasonable. Now I discuss about deduction. Deduction start from law of theory. Deduction is a top to bottom approach. Deduction start from abstract to concrete. Deduction start from known to unknown, complex to simple, and the result may be certain. यस जी, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, फिर है माइक्रो टीचिंग, फिर सिमुलेशन, फिर इसके बाद है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन और ऑनलाइन या ई लर्निंग। तो जी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि प्रोग्राम किसको कहते हैं? प्रोग्राम क्या होता है? सर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को कहते हैं। इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं, इसके अलावा
सर एक मशीन है, यानी कि हम ऑनलाइन डिजिटल करते हैं। अच्छा, ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं इसको हम प्रोग्राम कह सकते हैं? जी सर। कंप्यूटर वाला कोई यस सर। क्या मोबाइल एप्लीकेशंस कंप्यूटर प्रोग्राम हो सकती हैं? जी। जी जी सर, एप्लीकेशंस को कह सकते हैं हम। अच्छा, एप्लीकेशंस में हम कोई चीज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से वो को चेंज करना चाहें हम कर सकते हैं, या उसमें जो एक चीज़ बिल्ट इन है, बना दी गई है, सिर्फ उसी के मुताबिक ही हम उसको देख या छेड़छाड़ कर सकते हैं? जी, यानी बात करने का मकसद ये है कि प्रोग्राम इसमें मोबाइल एप्लीकेशन में हम अपनी मर्ज़ी से कोई तब्दीली कर सकते हैं, या जो उसका बिल्ट इन फंक्शन जो उसके अंदर बनाए गए हैं सिर्फ वही वो काम करेगी, या हम अपनी मर्ज़ी से अगर हम चाहें कि ये ऐसी हो जाए, अगर उसमें सेटिंग इंस्टॉल नहीं है पहले से या उसकी सेटिंग ऐसे नहीं बनाई गई, तो क्या ऐसे मुमकिन है? नो सर, जो पहले वाली है वही उसी को ही। मसलन जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वही रहेंगी। हाँ, फ़र्ज़ करें यहाँ पे जैसे हम बात करें अभी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप, ये भी एक एप्लीकेशन है। अब इसमें ये सारे ऑप्शंस हैं। फ़र्ज़ करें इसमें वीडियो डिस्प्ले का ऑप्शन ना हो और मैं चाह रहा हूँ कि इसमें ऑप्शन हो, इसमें आपको वीडियो डिस्प्ले करके दिखाऊँ, तो ये मुमकिन है या नहीं है? ऑब्वियसली नहीं है। तो इसी तरह प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बेसिकली इंस्ट्रक्शन कहते हैं जो डायरेक्शन है या टीचिंग समझ लें। वैसे तो इंस्ट्रक्शन कहते हैं डायरेक्शन को, जो टीचिंग में टीचर डायरेक्शन देता है उसको हम इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। इसका मतलब इंस्ट्रक्शन मीन डायरेक्शन होती है टीचर्स की। अब प्रोग्राम लर्निंग बेसिकली या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बेसिकली एक ऐसा मेथड ऑफ टीचिंग है जिसमें हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको छोटे छोटे, यानी एक एप्लीकेशन की मदद से, एक मोबाइल के किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम की मदद से बच्चे को टीच किया जाता है। कैसे? एक इन्फॉर्मेशन, एक टॉपिक्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब इन पार्ट्स को बच्चे को प्रेजेंट के बच्चा उसको अंडरस्टैंड करेगा, देखेगा। अब एक पार्ट बच्चा उसने तैयार किया है, उसका फिर उसी स्क्रीन के ऊपर उसका टेस्ट होगा। अब जब उसका टेस्ट ठीक हो जाएगा, जवाब वो ठीक देगा, तब उसको अगली स्लाइड या अगला स्टेप या अगला टॉपिक शो होगा। जब तक बच्चा उसको कंप्लीट नहीं करता तब तक वो अगले स्टेप या अगली स्टेज पे, अगले फेज़ पे, अगले यूनिट पे नहीं जा सकेगा। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग इन विच इंफॉर्मेशन टू बी लर्नड इज़ प्रेजेंटेड इन अ डिस्क्रीट यूनिट्स with a correct response to each unit required before the learner may advance to the next unit or question. It is individualized strategy based on psychological principle of operant conditioning. The response of the learners are strictly controlled by the programmer. जो प्रोग्राम है वो रिस्पांस को कंट्रोल करता है। क्या मतलब है कि मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर एक प्रोग्राम की मदद से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी, यानी वही एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन देगी। एक छोटा सा मेरा सवाल है, आप में से कोई बता सकता है कि तालीम घर एप्लीकेशन, इसका नाम सुना है आप में से किसी ने? जी जी सर। जी ये सर। क्या है? ये क्या चीज़ है? पहले शायद जिक्र हुआ है क्लास में, हमारी क्लास में इसका। सर ये ना स्कूल वो क्लोज थे, तो फिर ये तालीम घर मतलब टेलीविजन के थ्रू पढ़ाते हैं। अच्छा, ये क्राउन और हुआ था। जी टेली स्कूल के नाम से। हाँ जी, जब कोविड की सिचुएशन में ना वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो फेडरल गवर्नमेंट है इसने एक प्रोग्राम शुरू किया था, उसका नाम है टेली स्कूल। ये ज़ोन ऑफ एजुकेशन बुक में है, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह लास्ट चैप्टर में। लास्ट चैप्टर जिनके पास बुक है, लास्ट चैप्टर लास्ट पेजेस पे होगा ये टॉपिक। तो तालीम घर जो है बेसिकली एक चैनल बनाया था उसने पंजाब गवर्नमेंट ने। इसी तरह टेली स्कूल एक चैनल बनाया था फेडरल गवर्नमेंट ने, ठीक है, 2020 में। अब इन्होंने एप्लीकेशंस भी इंट्रोड्यूस की। जी सर, लास्ट टाइम जो लेक्चरर का पेपर हुआ था ना, आई थिंक 2020, उसमें इस तरह का क्वेश्चन आया था टेलीस्कोप का, ये टेली स्कूल का शायद। हाँ जी, आया होगा यकीन। अच्छा, तो ये इम्पोर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, सवाल वैसे भी आपसे आएगा क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडर्न चीज़ है। अभी भी चल रहा है टेली स्कूल, अभी भी एक पाकिस्तान जो PTV है
पीटीवी का ये बाकायदा एक चैनल है। अभी भी आप बेशक आप घर में टीवी है तो देख सकते हैं आप, पीटीवी टेली स्कूल के नाम से एक चैनल गूगल पे भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। इस तरह तालीम का एक ऐप बनाई थी पंजाब गवर्नमेंट ने बच्चों को पढ़ाने के लिए। अच्छा, मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि उसको हमने जो कि वहाँ जाकर डिस्कस करना ही है, तो सिर्फ एग्जांपल के तौर पर मैं कोट कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान में भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होती रही है। कब होती रही है? कोविड की सिचुएशन में, ठीक है। हमारी जो जी सर, जो ई लर्न पंजाब है फिर वो भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है? नहीं, उस पर तो बात हम करेंगे। ई लर्न भी शायद वहाँ पे हम देखेंगे उसको। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो है ना, इससे इसका मतलब ये है कि एक एप्लीकेशन मोबाइल प्रोग्राम आपको, कंप्यूटर का प्रोग्राम आपको मुकम्मल तौर पर क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वही आपकी असेसमेंट कर रहा है, वही आपको फीडबैक दे रहा है, ठीक है। यानी मसलन आपने कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसके ऊपर कोई टेक्स्ट आ जाएगा, वीडियो आ जाएगी, ऑडियो आ जाएगी, वो आप पढ़ लेंगे, फिर आपका टेस्ट आ जाएगा। टेस्ट आपका ठीक होगा या गलत होगा, वो आपको रिस्पांस भी देगा कि आपके इतने सवालों में से इतने ठीक है, जब तक ये बाकी ठीक नहीं करेंगे आप अगली स्लाइड पे नहीं जा सकते। ये होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। जो स्टार्ट किया था किसने? ये स्टार्ट किया था स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग एक दी थी, जो बिहेवियरिज्म जो फ़िलासफ़ी है, थ्योरी है, तो उसका जो दूसरी टाइप है क्लासिकल एक कंडीशनिंग है, दूसरी ऑपरेंट, वो हम साइकोलॉजी में जाके पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, इसमें एक प्रोग्राम कंट्रोल करते हैं। अब रही बात कि जो ई लर्न पंजाब है, जिसके ऊपर हमें जो है वो मिल जाते हैं, क्या उसे बोलते हैं, बुक्स वगैरह मिलती हैं, आई थिंक सो, हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नहीं है वो, हम अभी आगे जाके देखेंगे। एक वर्ड हम यूज़ करेंगे पॉडकास्ट, तो और इसके साथ हम करेंगे क्लास ब्लॉग्स। तो ये बेसिकली एक क्लास ब्लॉग है, ठीक है। वो वेबसाइट जिसके ऊपर रेगुलरली इंफॉर्मेशन अपडेट की जा रही हो, तो उसको हम कहते हैं क्लास ब्लॉग। उसको हम क्या कहते हैं? क्लास ब्लॉग कहते हैं। और ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कोई एप्लीकेशन या वो कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम है, वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है जी। अच्छा, अब तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की समझ आपको लग गई होगी कि सर मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो जी पूछिए। सर, ये कुछ साल पहले की बात है, ये कोरोना से पहले ना एक टीवी पे प्रोग्राम आता था जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लेक्चर पढ़ाए जाते थे। गवर्नमेंट वालों पर यूनिवर्सिटी की तरफ से इस तरह कोई प्रोग्राम आता था जिसमें रिकॉर्डेड टीचर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ाते थे। सर वो किस में आएगा? रिकॉर्डेड लेक्चर ऐसे ही होते थे, टीचर्स पढ़ा रहे होते थे और टीवी पे ना वो चल रहा था, और वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये समझा रहे होते थे ना, लेक्चर्स होते थे सारे। लेकिन बच्चा तो ज़ाहिर वो सिर्फ देख रहा होता था, लेकिन वो उनके प्रोग्राम फीडिंग फॉर्म में होते थे, यानी टीचर पढ़ा रहा होता था ये कॉन्सेप्ट। मैथ के क्वेश्चन या फिजिक्स के फार्मूला है या केमिस्ट्री है, इस तरह वो पढ़ाते हैं। एक टर्म यूज़ होती है पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग में हम रिकॉर्डेड चीज़ें प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट को किसी वेबसाइट के थ्रू। वो हमारा एक अलग टॉपिक है। मैंने एक नया चैप्टर अब इंक्लूड किया है इसमें, जोन ऑफ एजुकेशन में भी, रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। तो वहाँ जाके इंशाल्लाह ये टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। अभी हम अपने टॉपिक पे रहते हैं तो उनको टाइम पे लग जाएगा हमारा। उसको पॉडकास्टिंग कहते हैं, जिसमें हम रिकॉर्डेड मटेरियल बच्चों को देते हैं, ठीक है। और अगर कोई वेबसाइट हो उसको हम अपडेट कर रहे हो, क्या मतलब उसमें इंफॉर्मेशन को हम अपडेट, चीज़ है कि एक चीज़ आपने अपलोड की वो फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है, उसमें कुछ ऐड या डिलीट आप नहीं कर रहे। और एक है इंफॉर्मेशन आपने अपलोड की और उसको बार बार आप फिर क्या करें, अपडेट कर रहे हैं, उसमें तब्दीली आ रही है, मसलन लिटरेसी रेट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, वो आप अपडेट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्लास ब्लॉग। तो जो ई लर्न है ये क्लास ब्लॉग है, और वो जो आपने बात की वो पॉडकास्टिंग उसको कहते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे इसकी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की। अब प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन ये स्टार्ट किया था स्किनर ने, इसको लीनियर प्रोग्राम कहते हैं। लीनियर किसको कहते हैं? लीनियर इसको क्यों कहते हैं? इसमें एक बच्चे को एक सवाल जो है वो कंटिन्यूस, एक टॉपिक कंटिन्यूस आर्डर में पढ़ाया जाता है। क्या मतलब? टॉपिक का पहला हिस्सा, टॉपिक का दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, एक सीक्वेंस में, एक कंटिन्यू में पढ़ाया जाता है प्रोग्राम के थ्रू, और फिर उसी पैटर्न के ऊपर असेसमेंट होती है। इसमें बच्चे को जवाब लिखना होता था, ठीक है,
जो स्किनर ने मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था, लीनियर प्रोग्राम। फिर इसके साथ साथ नॉर्मन क्राउडर ने एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया था, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का दूसरा प्रोग्राम। इसका नाम है ब्रांच्ड या इंट्रिंसिक प्रोग्राम। अब इसमें बच्चे ने कुछ लिखना नहीं होता था, बस ये डिफरेंस था इन दोनों में। इसमें बच्चे ने कुछ लिखना नहीं होता था, सिर्फ क्या करना होता था, सिर्फ उसने ऑप्शंस में से जवाब अपना चूज़ करना होता था। ऑप्शन में से जवाब जो है अपना वो चूज़ करना होता था। अब दोनों में डिफरेंस, एक लीनियर है और एक जो है वो ब्रांच प्रोग्राम है। इसका ये दोनों किसकी एग्जांपल्स हैं? प्रोग्राम लर्निंग की दो टाइप्स हैं, सॉरी, या मेथड्स आप कह सकते हैं। अब इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ ब्रांचिंग प्रोग्राम, इसके जो है वो तीन प्रिंसिपल्स हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन, बच्चे को सारी चीज़ प्रेजेंट की जाती है, जैसे टीचर प्रेजेंटेशन देते हैं, एक्सपोज करना, पढ़ाना, समझाना, तो टीचर को सारा कॉन्सेप्ट बच्चे को प्रेजेंट किया जाता है। दूसरे नंबर पे है डायग्नोसिस। अब इसमें बच्चे के वीक एरिया आइडेंटिफाई किए जाते हैं। वीक एरियाज़ कैसे आइडेंटिफाई होंगे? मसलन पढ़ा दिया कि आप टेस्ट लिया, तो टेस्ट उसके ऊपर वो कंप्यूटर के ऊपर ही, अब 10 नंबर का फ़र्ज़ करें टेस्ट था, तो 10 में से 3 सवाल जो है वो बच्चे के ठीक हुए हैं, बाकी ठीक नहीं हुए फ़र्ज़ करें। अब जो ठीक नहीं हुए तो साथ में एक लिंक दिया जाएगा कि आप इसको फ़लाँ पेज पे जाके देख लें, ठीक है, फ़लाँ पेज पे जाके देख के वापस आके अपनी दुरुस्ती करें। अब ये पता चल गया कि भाई ये एरियाज़ वीक हैं बच्चे के। तो तीसरा है रेमिडिएशन। अब रेमिडिएशन में वो बच्चे को साथ दिया जाएगा लिंक कि आप फ़लाँ पेज पे जाके जो है इसको दोबारा उस पेज पे जाएं जहाँ पे इसकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, फिर उसको रीड करें और फिर आके इसका दुरुस्त जवाब दें। तो पहले प्रेजेंटेशन दी जाती है, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सपोजिशन। डायग्नोसिस, वीक एरियाज डायग्नोस की जाती हैं, एंड रेमिडिएशन, फिर जहाँ पे बच्चे को मसला होता है उसको रॉन्ग पेज पे, यानी उस जहाँ से उसने गलती की है उस पेज के ऊपर ले जाया जाता है, वहाँ से बच्चा दोबारा रीडिंग करके अपनी इस्लाह करता है, फिर अगले टॉपिक की तरफ जाता है। तो इसलिए इसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग या रीइंफोर्समेंट उसको कहते हैं, आपको जब आप एक सवाल हल करते हैं तो जब अगले स्टेज पे आप जाते हैं तो आपको पहले जो कुछ आपने कर लिया है, पास फेल, गुड बैड, जो भी आपका रिज़ल्ट है वो आपको मिल जाता है और आप फिर मोटिवेट होकर काम करते हैं अगले स्टेप में जाके। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं या ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग को इंशाल्लाह डिटेल में हम वहाँ जाके पढ़ेंगे, फ़िलहाल इसके नाम की हद तक आप इसको अंडरस्टैंड करें। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में जो टीचर है इसका क्या किरदार होगा? जी सर, ये टीचर लेस प्रोग्राम है, टीचर नहीं होता इसमें। जी, टीचर का क्या रोल होगा? सर कोई रोल नहीं होगा, ये इंडिविजुअल बेस्ड लर्निंग है, बंदा खुद ही कर रहा होता है, सेल्फ बेस्ड लर्निंग है। यस, ये इसमें टीचर, ये ऐसा टीचिंग मेथड है जो कि टीचर लेस है, ठीक है, ये टीचर लेस प्रोग्राम है, ये समझिए, क्योंकि एप्लीकेशन पढ़ा रही है, टीचर थोड़ी पढ़ा रहे हैं, तो ये टीचर के बगैर होती है। और जो एजुकेशनिस्ट है, मॉडर्न जो एजुकेशनिस्ट है, हमारे फिलोसफर, वो कहते हैं कि इससे बच्चे के अंदर जो मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ हैं और टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशन, उसकी वजह से जो बच्चा सीखता है वो चीज़ें बच्चे के अंदर जो है वो कम होना शुरू हो जाती हैं। और इसके साथ साथ जो टीचर की जो टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो एक अच्छा रिलेशन है वो भी बिल्ड नहीं हो पाता। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स एजुकेशनिस्ट कहते हैं, ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। एडवांटेजेस इसके क्या हैं? इसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और बच्चे के अंदर जजमेंट स्किल आती है, बच्चा अपने पेस के मुताबिक चलता है और ये लर्निंग को एज अ गेम की तरह जो है, टीचिंग लर्निंग एज अ गेम की तरह इसके अंदर होती है। लीथ ने डिफ़ाइन किया था प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को, उसने कहा कि प्रोग्राम लर्निंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटीरियल most of which requires a response to be made by completing a blank space in the sentence। इसने कहा कि इसमें इस तरह के सवाल होते हैं कि एक ब्लैंक स्पेस होती है, उसको फिल करना होता है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे साथ है कि फॉर एग्जांपल वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस, वी कॉल द लार्जेस्ट क्लास एज नाउन। तो अब इसी से सवाल, यानी ये बच्चे को पहले पढ़ा दिया जाता है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू क्लास, वी कॉल द लार्जेस्ट क्लास एज नाउन।
अब यहाँ पे पूछा जाएगा, आगे सवाल बच्चे से पूछा जाएगा थोड़ा सा डिफरेंट वे में, नाउन आर क्लास ऑफ अ, किस चीज़ की क्लास है, ऑब्वियसली वर्ड्स की। तो यहाँ पे बच्चा जो है वर्ड्स का ऑप्शन सेलेक्ट करेगा। ये अगर तो ये है क्राउडेड, यानी क्राउडर का जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, ब्रांच है, तो ऑप्शन होंगे। अदरवाइज जो स्किनर का है तो उसमें ऑप्शन नहीं दिया गया होगा, बच्चों को खुद लिखना होगा। जी क्लियर हो गया, इसमें कोई मसला? मोरल इसके डिसएडवांटेजेस, इसमें टीचर और स्टूडेंट के चूँकि आपस में रिलेशन नहीं होता, अटैचमेंट नहीं होती, तो मोरल इश्यूज़ बच्चे के अंदर डेवलप होते हैं। बच्चा जो है सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड होता है, जो इन्फॉर्मेशन उसको दी गई है ऐप के थ्रू सिर्फ वो उसी के ही पढ़ समझ सकता है, अपनी मर्ज़ी से नहीं पढ़ सकता। तो ये इसके जो है वो हैं डिसएडवांटेजेस हैं। जी क्लियर ये सब? सर लिंगर और टेलीफोन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस की एग्जांपल्स हैं, मेथड्स हैं दो। ठीक है। जी इसके बाद है एक डेफिनेशन है शॉर्ट सी, कंटेम्प्रेरी लर्निंग। कंटेम्प्रेरी लर्निंग किसको कहते हैं? डिजिटल एज की, मॉडर्न एज या मॉडर्न लर्निंग टेक्निक है कि आप अपने बच्चों को क्लासरूम के अंदर, आप अपने बच्चों को क्लासरूम के अंदर उसको कनेक्ट कर दें इंटरनेट के साथ। क्या मतलब है? मतलब ये है कि बच्चे को आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करें कि आपका बच्चा ऑनलाइन लर्निंग से अपने प्रॉब्लम्स के सलूशन निकाले। कैसे? कोई वेबसाइट से, किसी चैनल से, किसी इंसाइक्लोपीडिया से, यानी कहीं से बच्चा किसी जैसे अभी हमने बात किया पॉडकास्ट, किसी वेबसाइट से, क्लास ब्लॉग, किसी ऐसे सोर्स से जहाँ पे रिकॉर्डेड मटेरियल उसको मिले। तो बच्चा क्या करे? बच्चे को आप ऑनलाइन मीडियम के साथ जब कनेक्ट कर देंगे, सानिया साद आपका वीडियो कैमरा ऑन है, इसको ऑफ करें। अच्छा, तो कंटेम्प्रेरी लर्निंग मॉडल या कंटेम्प्रेरी लर्निंग इन्वायरमेंट ये क्या होता है? इसको हम जैसे ई लर्निंग हम बात करते हैं, ई लर्निंग या कनेक्टेड क्लासरूम भी इसको हम कहते हैं कि क्लासरूम को इंटरनेट के ज़रिए से कनेक्ट करना। तो कंटेम्प्रेरी लर्निंग इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट है जिसमें हम बच्चे को ग्लोबल लर्निंग रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं। क्या है ग्लोबल लर्निंग रिसोर्सेज? जैसे इंटरनेट है, अब इंटरनेट में ईमेल आ जाता है, इंटरनेट में वेबसाइट्स आ जाती हैं, इंसाइक्लोपीडियाज़ आ जाते हैं, इसमें यूट्यूब आ जाता है। तो वो सारे के सारे रिसोर्सेज जहाँ से बच्चा कुछ सीख समझ सकता है, उनके साथ बच्चे को कनेक्ट कर देना, इसको कहते हैं कंटेम्प्रेरी लर्निंग इन्वायरमेंट। अच्छा, इसके बाद है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। अब कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ मल्टीमीडिया के थ्रू, ठीक है, मल्टीमीडिया के ज़रिए से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, जैसे ऑनलाइन में अब आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये बेसिकली एडवांस फॉर्म है किस चीज़ की? जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन बेसिकली एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, वो हम कंप्यूटर के थ्रू ही पढ़ाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि प्रोग्राम समझ लें कि एक रिस्ट्रिक्टेड चीज़ है, लेकिन कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इसके जो है वो काफ़ी सारे एस्पेक्ट उससे ज़्यादा हैं। आप इसको टीचिंग के लिए, आप इसको लर्निंग के लिए, आप इसको असेसमेंट के लिए, आप इसको गेम्स पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, बच्चे को सिखाने समझाने के लिए। CAI स्टैंड फॉर, ये इस दफ़ा भी सवाल आया था, CAI स्टैंड फॉर कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन एक ऐसी ऑनलाइन या ऑफलाइन लर्निंग या इंस्ट्रक्शन टेक्निक है जिसमें बच्चा कंप्यूटर की मदद से क्या करता है? सीखता है। इसमें टीचर टीचिंग करता है, बच्चा लर्निंग करता है। यानी इसमें आप बच्चे को ऑडियोज़, वीडियोज़, ग्राफिक्स, साउंड्स, पिक्चर्स, इमेजेस, चार्ट्स, ग्राफ कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप भी इजी रहते हैं और बच्चा भी इसमें इंटरेस्ट लेता है, ठीक है। जैसे अभी मैं आपके सामने मैंने अपनी स्लाइड्स को कलरफुल किया हुआ है, इसमें एक अट्रैक्शन होती है और चीज़ बंदा जल्दी पिक कर ले। जैसे आप देखें यहाँ पे टाइप्स लिखी हुई हैं, तो हर टाइप की हेडिंग जो है वो मैंने अलग की हुई है, कलर की हुई है, रेड कलर में है, ठीक है। अब ये मॉड्स या टाइप्स, इसकी हेडिंग अलग कलर है, मेन हेडिंग और कलर, इससे अट्रैक्शन आती है। इसी तरह बच्चे को आप जो है डिफरेंट कलर से, ग्राफिक्स से, वीडियो से, साउंड से, ऑडियो से, जैसे ये मैंने पिक्चर यहाँ पे ऐड की हुई है,
तो कंप्यूटर की मदद से टीचर के लिए टीचिंग और बच्चे के लिए लर्निंग, टीचर के लिए टीचिंग आसान, बच्चे के लिए लर्निंग क्या होती है, इंटरेस्टेड हो जाती है। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI का दूसरा नाम कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन भी है। इसमें हम जो है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करा सकते हैं, ट्यूटोरियल, ड्रिल, सिमुलेशन, गेम्स, डिस्कवरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है। अच्छा, दो टर्म यूज़ होती हैं, एक होती है कंप्यूटर असिस्टेड या कंप्यूटर एडेड, दूसरी होती है कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि हम कंप्यूटर को सिर्फ जो है वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं। मसलन मैं जो है वो बना रहा हूँ, मैंने प्रेजेंटेशन बनाई, मैंने उसके प्रिंट ले लिए, मैं हैंड आउट बना लिए, मैंने वो आपको दे दिए, मैंने टेस्ट बनाया, उसका प्रिंट लिया। अब ये इंस्ट्रक्शंस मैं दे रहा हूँ किसके, इसमें सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कंप्यूटर को। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, यानी कंप्यूटर को किसी भी पर्पस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, असेसमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए, टेस्ट बनाने के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए, प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए, तो ये हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर को अपने इंस्ट्रक्शन की मैनेजमेंट के लिए अगर यूज़ किया जाए तो इसको CMI कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर मैनेज इंस्ट्रक्शन। और कंप्यूटर एडेड या कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में हम कंप्यूटर की मदद से जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं, सारी की सारी, ट्यूटोरियल, ड्रिल, सिमुलेशन, गेम्स, डिस्कवरी, ये भी हम देखते हैं। आप ट्यूटोरियल, ट्यूटर किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? व्हाट इज़ मीन बाय वर्ड ट्यूटर? जी सर, ट्यूटर वो है जो बच्चे को जैसे ट्यूशन पढ़ाती है, फिर टीचर, ट्यूटर और इंस्ट्रक्टर में क्या फ़र्क है? व्हाट इज़ मीन डिफरेंस बिटवीन टीचर एंड ट्यूटर? चले मैं खुद बता देता हूँ। ट्यूटर उस सूरत में है कि पढ़ाने वाला भी एक हो, पढ़ने वाला भी एक हो। इट इज़ कॉल्ड ट्यूटर। सिंगल टीचर, सिंगल स्टूडेंट, सिंगल टीचर, ये ट्यूटर और ट्यूटी होता है। टीचर और लर्नर कौन होते हैं? टीचर वो होता है जब वो किसी एक से ज़्यादा बच्चों को जो है वो क्या कर रहा है, ग्रुप की शक्ल में इंस्ट्रक्शन दे, तो वो टीचर होता है। ठीक है, तो ट्यूटोरियल मॉडल, अब चूँकि कंप्यूटर की बात है, हर बच्चा अलग अलग, हर बच्चे के पास कंप्यूटर होगा, एक कंप्यूटर एक बच्चा, तो ये ट्यूटोरियल मोड होता है इसका। ठीक है, इसमें इंफॉर्मेशन बच्चे को प्रेजेंट की जाती हैं और उसको बाकी एरियाज़ के साथ भी लिंक किया जाता है। यानी बच्चा कोई टेस्ट करना चाहे उससे रिलेटेड, बच्चा इससे रिलेटेड कोई ऑडियो वीडियो देखना चाहता है, बच्चा इससे मुताल्लिक कोई गेम देखना चाहता है या इसको प्रैक्टिस करना चाहता है, तो ट्यूटोरियल मोड में इंफॉर्मेशन बच्चे को प्रेजेंट की जाती है। दूसरा इसका मोड होता है ड्रिल एंड प्रैक्टिस मोड। इसमें बच्चे के पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि बच्चा उसको क्या करे, जो उसने सीखा है उसको प्रैक्टिस कर सके। मसलन मैथ को कोई क्वेश्चन है, बच्चा वहाँ पे सॉल्व कर सकता है। ठीक है, उसको लिख सकता है, बच्चा टाइपिंग के थ्रू उसको लिख भी सकता है। तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस में जो उसने सीखा है उसको यहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकता है, ये ऑप्शन भी होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में। जबकि हमने वो बात की थी ना प्रोग्राम में, उसमें ये चीज़ें नहीं थी, उसमें सिर्फ क्या हो रही है, ट्यूटर स्टूडेंट जो है वो रिलेशन है, सिर्फ उसमें प्रेजेंटेशन हो रही है और असेसमेंट हो रही है, बाकी काम नहीं हो रही। अच्छा, ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं था। देन है सिमुलेशन। अब सिमुलेशन किसको कहते हैं? सिमुलेशन कहते हैं मसलन एक वाक़या पेश आया, उसको फिर हम क्या किया, कार्टून की शक्ल में उस वाक़या को टीवी प्रोग्राम पे प्रेजेंट कर दिया। या जैसे हम देखते हैं ना एक क्रिमिनल प्रोग्राम, तो उसको उसकी अक्कासी करते हैं, उस तरह का एक प्रोग्राम, नकली प्रोग्राम बना के हमें दिखाते हैं, तो सिमुलेशन इसको कहते हैं। इसी तरह एक रियल लाइफ टास्क को कंप्यूटर की मदद से, कार्टून या ग्राफिक्स की मदद से क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है बच्चे की ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप अभी यूट्यूब पे देखें, किसी भी टॉपिक की जो है वो अगर सिमुलेशन वीडियोस देखना चाहें आपको मिल जाएंगी। साइंस की अगर हम बात करें, बाकी सब्जेक्ट्स की शायद ना मिले, साइंस के किसी भी टॉपिक की आप सिमुलेशन जो है वो वीडियो देखें। मसलन हमारे जो ह्यूमन के हेयर है, इसकी ग्रोथ कैसे होती है, ये एक छोटा सा टॉपिक है। हार्ट बीट हमारी कैसे होती है, हमारे लंग्स कैसे जो है ब्रीदिंग करते हैं। आप कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, इसकी सिमुलेशन की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो सिमुलेशन इसको कहते हैं कि आर्टिफिशियल वे में जो है एक रियल चीज़ को प्रेजेंट किया जाता है। सिमुलेशन इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कैन प्रोवाइड एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रियलिटी दैट डज नॉट रिक्वायर द एक्सपेंस ऑफ रियल लाइफ और इट्स रिस्क।
तो ये हमें क्या दिखाता है, किसी चीज़ की अक्कासी करता है, सिमुलेशन। ठीक हो गया। देन है, यानी ये सिमुलेशन सॉफ्टवेयर इसके अंदर होता है जो इस तरह की हमें चीज़ें प्रेजेंट करता है रियल लाइफ की कॉपी करके। देन है गेम्स। अब गेम्स किसको कहते हैं? गेम्स जो है बच्चे के अंदर कंपटीशन का इन्वायरमेंट डेवलप करने के लिए, तो बच्चे एक दूसरे को जो है एक दूसरे के साथ कंपटीशन में अच्छा सीखते समझते हैं, तो गेम्स की शक्ल में भी उनको चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, तो बच्चे जो है वो कंपटीशन के इन्वायरमेंट में अच्छा सीखते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर भी होते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के। देन है डिस्कवरी। बच्चे को सोर्सेज दी जाती हैं इंटरनेट के, बाकी बच्चा उसको सर्च करे, कंपेयर करे, एनालाइज करे और अपने प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन भी निकाले। तो डिस्कवरी में बच्चे को डेटाबेस प्रोवाइड किया जाता है, इंफॉर्मेशन के लिंक्स, रिसोर्सेज, इंसाइक्लोपीडियाज ये प्रोवाइड कर दी जाते हैं ताकि बच्चा उसको एनालाइज करे, कंपेयर करे और एक्सप्लोर करे, डिस्कवर करे चीज़ें नई नई। ठीक है, जैसे आप छोटे से बच्चों को हम इंटरनेट के एक्सेस देते हैं तो वो काफ़ी सारी चीज़ें छोटे बच्चे सर्च कर रहे होते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी। बहरहाल इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में बच्चा जो है उसको कोई आप सवाल देते हैं, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई टास्क है, असाइनमेंट है, तो उसका सलूशन वो निकालता है। उसमें कोई सवाल है तो उसका जवाब वो डिफरेंट वेबसाइट वगैरह से सर्च करेगा और उसका जवाब देगा। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर बेस्ड इंस्ट्रक्शन होती है, कंप्यूटर की मदद से होती है। प्रोग्राम लर्निंग की ये एडवांस शक्ल है। इसके जो है वो कितने मोड्स होते हैं? 6 मोड्स हैं। ट्यूटोरियल, ड्रिल, सिमुलेशन, गेम्स, डिस्कवरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें 1-to-1 इंटरेक्शन है। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि ट्यूटोरियल का मतलब भी यही होता है, एक कंप्यूटर एक बच्चा। इससे बच्चे के अंदर मोटिवेशन डेवलप होती है, सिमुलेशन से, गेम से, ड्रिल प्रैक्टिस से, कंपटीशन से, डिस्कवरी से। और इसके साथ साथ बच्चा जो है डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट ऑप्शंस को जो है वो एट अ टाइम चूज़ कर सकता है। कभी वो सिमुलेशन पे जा सकता है, ड्रिल पे जा सकता है, गेम्स पे, डिस्कवरी पे। इससे इंफॉर्मेशन इंस्टेंटेनियस होती है, रिस्पांस फौरी मिल जाता है। ठीक है, फौरी रिस्पांस होता है, बच्चा खुश हो जाता है। सेल्फ पेस है, बच्चा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना टाइम वो एक वेबसाइट से देखना चाहे, कोई पाबंदी नहीं होती उसको कि ये 2 मिनट के बाद वेबसाइट ख़त्म हो जाएगी, क्लोज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। लिमिटेशन इसकी हैं कि कुछ बच्चे जो है वो इसके ओवर यूज़ के नुकसान हैं। बच्चे की अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, वो कुछ गैर ज़रूरी वेबसाइट्स की तरफ बच्चा मुतवज्जह होने लग जाता है। हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं है इसके कि हम जो है तमाम बच्चों को इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ साथ इसमें जो इंफॉर्मेशन है, सम टाइम इतनी ज़्यादा अमाउंट में इंफॉर्मेशन होती है कि बच्चा कंफ्यूज हो सकता है कि अब कौन सी बात ठीक होगी। एक ही सवाल के 4, 5, 6 वेबसाइट्स में मुख्तलिफ जवाब हैं। अब बच्चा ओवरवेल्म हो जाता है, सोचता है कि मैं इसका क्या जवाब दूँ, इसका क्या जवाब होगा। तो ये इसके जो है वो डिसएडवांटेजेस हैं। इसके बाद है माइक्रो टीचिंग। मैं 2 चीज़ें आपको एक साथ यहाँ पर पढ़ाऊँगा, एक माइक्रो टीचिंग और दूसरी मैक्रो टीचिंग। मैक्रो टीचिंग आगे लिखी है, हम शायद कल वहाँ पे पहुँचेंगे। माइक्रो कहते हैं छोटे, टीचिंग का मतलब आपको पहले से पता है, यानी इस छोटा या स्मॉल स्केल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट थोड़े हैं, आपके पास टाइम कम है और आपके पास टॉपिक भी एक ही है। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में हम सिंगल टास्क की प्रैक्टिस करवाते हैं, याद रखिएगा, सिर्फ एक चीज़ की एक वक्त में बस। इसके बरक्स मैक्रो क्लास साइज़ ज़्यादा होगा, क्लास का टाइम ज़्यादा होगा और कंटेंट एक नहीं होगा, एक से ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ाएं, सिखाएं, समझाएंगे। ठीक है, ड्वाइट डब्ल्यू एलन, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, इसके प्रोफेसर थे। टीचर ट्रेनिंग के लिए अमेरिका में टीचर ट्रेनिंग के ऊपर बहुत फोकस किया गया। आपको एक अजीब बात बताऊं, जो ब्रिटिश है एजुकेशन सिस्टम वो टीचर सेंटर्ड है, सब्जेक्ट सेंटर्ड है उनका एजुकेशनल सेटअप सारा। अमेरिकन एजुकेशन जो है ना, ये लर्नर सेंटर्ड है, ये बच्चे के ऊपर फोकस करते हैं। अब हर वो टीचिंग मेथड जो टीचर सेंटर्ड है उसमें टीचर ट्रेनिंग पे इतना फोकस नहीं किया जाता। हर वो टीचिंग मेथड जो चाइल्ड सेंटर्ड है उस पर फोकस किए जाते। क्यों? कौन बताएगा? जी, कोई अल्लाह का शेर, कोई अल्लाह की शेरनी। चले मैं खुद शेर बन जाता हूँ। जी, क्वेश्चन रिपीट करना है। मैंने सवाल किया कि ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, अमेरिकन एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। फिर मैंने कहा
कि ब्रिटिश या चाइल्ड सेंटर्ड जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है उसमें टीचर ट्रेनिंग पे फोकस नहीं किया जाता। अमेरिकन यानी चाइल्ड सेंटर्ड जो टीचिंग अप्रोच है इसमें टीचर की ट्रेनिंग के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। क्यों उस पर क्यों नहीं किया जाता, इस पर क्यों किया जाता है? क्योंकि बच्चे को सिखाना लर्नर सेंटर्ड है, बच्चे को सिखाना होता है और बच्चे को जब हम सिखाएंगे डेफिनेटली टीचर ट्रेंड होगा तो वो बच्चे को सिखाएगा। तो आप टीचर सेंटर्ड में भी तो हमने बच्चे की लर्निंग करनी होती है ना, बच्चे को ही सिखाना होता है, खुद तो नहीं सीखना होता। टीचर सेंटर्ड में ना बच्चे लर्नर सेंटर में क्योंकि वो पहले से प्लानिंग नहीं करता, उसे ऑन द जो है बेस उसी वक्त जो है वो अपनी स्ट्रेटजी को करना पड़ता है बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग। जबकि अगर टीचर सेंटर्ड है तो उसमें प्लानिंग हो सकती है पहले से, इसलिए जो है वो लर्नर सेंटर्ड में जो है ज़्यादा पे फोकस नहीं किया जाता। जी माइक ऑफ कर दें नुसरत, आप किसका माइक ऑन है? जी आपका था। अच्छा बेसिक डिफरेंस चले मैं बता देता हूँ, बहुत अच्छा जवाब दिया इन्होंने। याद रखिएगा माइक ऑफ रखोगे प्लीज। जो अमेरिकन है वो एक्टिविटी सेंटर्ड भी होता है, बच्चों की एक्टिविटी करानी होती है बच्चों को, तो इसलिए टीचर्स की ट्रेनिंग प्लीज़, फिर डिस्टर्बेंस रहती है। जी मैं बता रहा था कि जो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है ना उसमें टीचर प्री प्लानिंग करके आता है, पहले से उसने प्लान किया होता है, ठीक है, और उसी को लेके चलता है। वो जो उसने सोचा है, जो उसने तैयार किया है टॉपिक को, उसी के पैटर्न पे चलते हैं। पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ना हम प्लानिंग करते हैं, ना अगर करते हैं तो वो डायरियों में बंद होती है, और कभी हमने जो है टीचर गाइड की हेल्प भी नहीं ली खैर से। बहरहाल ये उन ममालिक की बात है जहाँ पे टीचर हमारे अपने जॉब या बच्चों के साथ सिंसियर होते हैं। तो जो टीचर सेंटर्ड मेथड होता है ना उसमें प्री प्लानिंग की जाती है और उसी मेथड के साथ ही टीचर पढ़ाता है, ठीक है। और जो चाइल्ड सेंटर्ड होता है ना उसमें प्री प्लानिंग नहीं होती, टीचर पहले से प्लान करके नहीं आता कि मैं जाऊँगा ये मेथड ये एक्टिविटी कराऊँ, ना वो जाएगा, देखेगा बच्चे कितना पढ़ना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, किस मेथड से पढ़ना चाहते हैं, वो सिचुएशनल केस होगा। अब चूँकि सिचुएशनल केस है तो टीचर को तो तैयार होना चाहिए कि भाई कोई भी सिचुएशन आ सकती है, तो उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अगर बच्चे इस तरह से या इस तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप उस तरह से उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ख़ुद को एडजस्ट करें और उस मेथड से ही पढ़ाएं जिससे बच्चा पढ़ना चाहता है। ये डिफरेंस होता है बेसिक। हम बात कर रहे थे ड्वाइट डब्ल्यू एलन की, तो ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे 1961 में। चूँकि मैं बताने का मकसद उन दोनों का सिस्टम ये था कि इनका फोकस था टीचर ट्रेनिंग के ऊपर। तो ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने टीचर ट्रेनिंग एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया, टीचर ट्रेनिंग मेथड के टीचर को ट्रेन कैसे हम करें। तो इसमें उन्होंने कहा, टर्म इंट्रोड्यूस करवाई माइक्रो टीचिंग। इन्होंने कहा कि माइक्रो टीचिंग इज़ अ स्केल डाउन टीचिंग इनकाउंटर इन क्लास साइज़ एंड क्लास टाइम। क्लास के साइज़ यानी 5 से 10 बच्चों की क्लास का टाइम यानी 5 से 10 मिनट टाइम होगा, इसमें ही अपना एक टॉपिक जो है वो कवर कराना माइक्रो टीचिंग जो है वो ड्वाइट डब्ल्यू एलन ने कहा ये होता है। अब इसके करैक्टर क्या हैं? इसमें एक ही टास्क के ऊपर फोकस किया जाता है, टीचिंग स्किल के ऊपर एक वक्त में। इसमें 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं, 5 से 10 मिनट होते हैं, एक ही टॉपिक होता है जिसके फ्यू या 1-2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक टीचिंग स्किल एक वक्त में सिखाई जाती है। ये इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन है और ये इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है, यानी अगर कोई ठीक कर रहा है तो उसको बताया जाता है वेल एंड गुड, नहीं कर रहा तो फिर उसमें उसको दोबारा ठीक कराने की कोशिश की जाती है। इसको कहते हैं इमीडिएट फीडबैक। फीडबैक किसको कहते हैं? फीडबैक है कि मैंने आपसे सवाल किया, आपने जवाब दिया, मैं कहता हूँ हाँ फ़ाखरा बहुत अच्छा जवाब है, नहीं तैयबा आपका सवाल का जवाब ठीक नहीं, इसका जवाब ये नहीं ये है, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड फीडबैक, ठीक है। इसकी हम टाइप्स भी पढ़ेंगे आगे जाके कहीं, डेफिनेशन और टाइप्स भी। माइक्रो टीचिंग साइकिल। अब माइक्रो टीचिंग का जो एक साइकिल है इसके 6 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 6। पहला है प्लान करना, फिर है टीच करना और फीडबैक लेना। मैंने प्लान करके आया, मैं आज ये पढ़ाऊँगा, मैंने आपको टीच किया, फिर मैं आपसे फीडबैक लेता हूँ। मुझे लगता है कि चीज़ क्लियर नहीं हुई आप लोगों को। मैं रीप्लान करता हूँ, ठीक है, फिर दोबारा पढ़ाऊँगा और दोबारा फीडबैक आपसे लूँगा। 6 स्टेप होते हैं, प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच, रीफीडबैक, ठीक है। अब इस साइकिल के 36 मिनट है। माइक्रो टीचिंग के कितने हैं? 5 से 10। साइकिल के 36 हैं। डिफरेंस क्या है, कहाँ पे है, क्यों है? देखें टीचिंग का आप देखें 6 मिनट्स टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है?
6 मिनट। तो टीचिंग के लिए यहाँ पे वही टाइम फिक्स है। प्लानिंग, पहली प्लानिंग आप घर से करके आएंगे, ठीक है। टीचिंग आप 6 मिनट करेंगे, यानी एक स्किल, मसलन आपने टीचर अपने को सिखाना है कि भाई फार्मेटिव असेसमेंट कैसे की जाती है, 6 मिनट में आप उसको 2-3 मेथड डिफरेंट बता के आपने उसको वो चीज़ समझानी है कि भाई ऐसे करेंगे आप, ठीक है, ऐसे ऐसे आप जो है फार्मेटिव असेसमेंट करेंगे, बच्चे कितना समझ रहे हैं आप इसको, या टेस्ट आप कैसे लेंगे, फ़र्ज़ करें कोई एक टीचिंग स्किल है। हमारी 10 नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स हैं, NPSTs, वो भी 10 समझने स्किल्स हैं, उनमें से फ़र्ज़ करें असेसमेंट हमने सिखाने, तो कोई एक स्किल आप 6 मिनट में सिखाएंगे, फिर आप अगले 6 मिनट में उनसे फ़ीडबैक लेंगे सारे बच्चों से, जो आपके 5 से 10 बच्चे हैं, बच्चों से मेरा टीचर हैं आपके। जो ये स्कूल में अप्लाई नहीं होता, ये टीचर की ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है, याद रखिएगा, ये स्कूल में अप्लाई नहीं होता, ये मेथड टीचर की ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आपको लगता है कि क्लियर नहीं हुई चीज़, फिर आप क्या करते हैं, रीप्लान करते हैं, रीटीच करते हैं। रीप्लान में अब आप 12 मिनट लेंगे, ठीक है। पहले प्लानिंग में आपने कोई टाइम नहीं लिया क्योंकि वो प्री प्लान था, पहले से आप करके आए थे। यहाँ पे आप क्लास में बैठ के आप प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। 12 मिनट लेंगे, 6 मिनट फिर आप इसको पढ़ाएंगे और फिर अगेन आप क्या करेंगे, इसका फीडबैक ले लेंगे। तो इसके टोटल कितना इसका टाइम हुआ, 36 मिनट इसका इस सर्कल का टाइम है, ठीक है। एडवांटेजेस के क्या हैं कि कम टाइम में थोड़ी क्लास को आप एक चीज़ अच्छी तरह सेफ प्रैक्टिस के साथ साइंटिफिक मोटिवेशनल वे में आप डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। जबकि लिमिटेशन इसके क्या है, इसके लिए टीचर को स्किलफुल होना चाहिए। माइक्रो टीचिंग एक नैरो टर्म है, ये एक टीचिंग टेक्निक है, ठीक है। ये क्या है, माइक्रो टीचिंग इज़ अ टीचिंग टेक्निक, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये एक जगह शायद मैंने कहीं पढ़ा था, तो वहाँ पे इसका आगे ये ऑप्शन थे 3-4, तो बहरहाल माइक्रो टीचिंग इज़ अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, मैं ऐड कर दूंगा जी। अब इसकी लिमिटेशन ये हैं कि ओवरऑल है ही टीचर ट्रेनिंग के लिए जी, यानी मैंने कहा ये ओवरऑल है इस ट्रेनिंग के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए, माइक्रो ट्रेनिंग के लिए, इसमें आम ये टीचर ट्रेनिंग जो है वो टीचर ट्रेनिंग के लिए है। ये नैरो टर्म है, इसमें टाइम कंज्यूम होता है, एक वक्त में हम सिर्फ एक चीज़ सिखा सकते हैं, कंट्रोल सिचुएशन में हो सकता है, यहाँ पे यानी आपके इन्वायरमेंट आपके टीचर के कंट्रोल में, वहाँ पे ये मेथड जो है वो यूज़ जो है वो किया जा सकता है जी। इसके बाद जी सर ये स्ट्रेटजी नहीं होगी, नहीं ये टेक्निक है सर। देखा ना 36 मिनट में टीचर कोई ना कोई टेक्निक जो है, ये टेक्निक है, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक के तौर पर जो है वो इसको यूज़ किया जाता है, स्ट्रेटजी नहीं है ये जी। इसके बाद जो है वो अगला हमारा टॉपिक है सिमुलेशन मेथड। अब सिमुलेशन किसको कहते हैं, सिमुलेशन अब मसलन हमने जो है 23 मार्च 1940 की करारदाद बच्चे को पढ़ानी है, ठीक है, तो या पाकिस्तान जो पहली एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है वो समझानी है फ़र्ज़ करें, तो हम क्या करेंगे, हम एक को मिनिस्टर बना देंगे, एक को स्पीकर बना देंगे एट्सेट्रा, एक को वज़ीर बना देंगे, फ़लाँ। अब वो जो इसके लिए तैयारी नहीं की जाती, यानी सिमुलेशन की आगे 2-3 टाइप्स हैं। सिमुलेशन किसको कहते हैं, एक रियल चीज़ को आर्टिफिशियल वे में प्रेजेंट करना, इट इज़ कॉल्ड सिमुलेशन। मसलन जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि एक रियल टास्क को, जो एक वाक़या इंसिडेंट हैपन हो चुका है, उसको आप एक आर्टिफिशियल वे में प्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या कहलाता है, सिमुलेशन कहलाता है। अर्तुगरुल गाज़ी जैसे ड्रामा है, ये बेसिकली एक सिमुलेशन है, ठीक है। तो आप ये हिस्ट्री के सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए सबसे मौजू होता है, जिसमें पास्ट इवेंट हम बताते हैं या समझाते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था, करारदाद पाकिस्तान कब कैसे मंजूर हुई, किसने पेश की, क्या क्या नुकात थे, ठीक है। अब बजाय इसके कि बच्चे उसको पढ़ें, तो उसको जो है वो प्रैक्टिकली बच्चे परफॉर्म करते हैं एक रोल प्ले की शक्ल में, ठीक है। तो इसको हम सिमुलेशन कहते हैं, यानी वो एक ड्रामाई अंदाज में बच्चे उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं। सिमुलेशन जो है इसका मतलब होता है इमिटेट एग्जैक्टली। सिमुलेशन वर्ड का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है, इमिटेट एग्जैक्टली। जी इसके जो हैं स्टाइल्स हैं, इसके स्टाइल कितने हैं, रोल प्ले, साइको ड्रामा, सोशियो ड्रामा एंड गेम्स, सिमुलेशन मेथड के।
स्किल इसकी डेफिनेशन है सिमुलेशन रेफर्स टू इमिटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेसेस इन अ सेफ इन्वायरमेंट. सिमुलेशन एम्स टू प्रोवाइड एक्सपीरियंसेस एज क्लोज टू द रियल थिंग एज पॉसिबल. ये बिल्कुल हम उसकी अक्कासी करते हैं रियल चीज़ों की. द वर्ड सिमुलेशन मीन्स टू इमिटेट एग्जैक्टली. इंटरेस्ट इज़ अराउंड इन द पीपल्स थ्रू रोल प्लेइंग वाइल टीचिंग. तो रोल प्ले से बच्चे के अंदर बड़ी दिलचस्पी इंटरेस्ट डेवलप होता है जब बच्चा किसी टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है. तो द स्किल इज़ यूज बाय द टीचर एंड पीपल इन द क्लासरूम बाय प्लेइंग सम रोल विदाउट एनी प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग. यानी याद रखिएगा कि ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि इसमें पहले से ट्रेनिंग नहीं की जाती. रोल प्ले के अंदर, रोल प्ले में, सिमुलेशन के रोल प्ले में पहले हम क्या करते हैं, रिहर्सल नहीं करते. सिमुलेशन मेथड में जो क्लास में हम कराते हैं, यानी इसमें रिहर्सल क्यों नहीं हम करते होंगे? वैसे इसलिए हम नहीं करते, मसलन हमने हिस्ट्री के जो फ़र्ज़ करें 10, 15, 20 टॉपिक्स पढ़ाने हैं एक महीने के अंदर, तो अगर हम रिहर्सल पे लग रहे हैं तो एक चीज़ पे रिहर्सल तो 5 मिनट तो उसके 5 दिन तो उसके रिहर्सल पे लगेंगे, 5 दिन तो ऐसे ज़ाया हो जाएंगे. तो ये इमीडिएट होती है, फौरी तौर पर टीचर स्टूडेंट में जो है वो टास्क डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. ये लाजमी नहीं है कि बच्चे ने मेमोराइज़ करके चीज़ें प्रेजेंट करनी होती, वो अपने पास लिख के भी प्रेजेंट कर सकता है, वो किताब से देख के भी पढ़ सकता है. मसलन नुकात हैं कायद-ए-आज़म के 14, तो वो प्रेजेंट कैसे किए जा रहे हैं, कि कोई करारदाद है या कोई और वाक़या है, कोई कॉन्फ्रेंस है, तो वो किताब से भी पढ़ के, इसलिए क्या जाती है, इसकी रिहर्सल नहीं की जाती क्योंकि उस पर फिर वो टाइम टेकिंग एक्टिविटी है. अब इसकी स्टाइल्स हैं रोल प्ले. अब रोल प्ले में फौरी तौर पर एक्ट आउट करना होता है. जैसे अभी मैंने एग्जांपल बता रहा था कि टीचर ने टॉपिक पढ़ाया, बच्चों को वर्क तकसीम किया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड की और उन्होंने कहा कि हाँ जी फौरी तौर पर इसको परफॉर्म करें. ये होगा रोल प्ले. देन आता है साइको ड्रामा एंड सोशियो ड्रामा, कि एक इंडिविजुअल की जो होती है कोई प्रॉब्लम्स हैं, नीड्स हैं, उनको एक इंडिविजुअल के साथ होने वाली कोई बात है तो उसको हम जो प्रेजेंट करते हैं वो होता है साइको ड्रामा. एक इंडिविजुअल का केस है, उसकी कोई मसला है, गमी खुशी, कोई कामयाबी नाकामी, तो उस पे जो एक सिमुलेशन दी जाती है उसको हम कहते हैं साइको ड्रामा. प्रैक्टिस इन ग्रुप सेटिंग, ठीक है, ये प्रैक्टिस यानी ड्रामा याद कीजिएगा. रोल प्ले प्रैक्टिस नहीं किया जाता, रोल प्ले क्लास के अंदर होता है. ड्रामा अगर आप स्कूल के अंदर कर रहे हैं तो उसकी आप रिहर्सल करेंगे, ये डिफरेंस है, थोड़ा सा याद रखिएगा. रोल प्ले 30 मिनट का पीरियड है, उसी के अंदर ही टॉपिक पढ़ाया जाएगा, उसी के अंदर रोल प्ले होगा. ड्रामे के लिए आप रिहर्सल करेंगे, चाहे वो इंडिविजुअल केस है, यानी एक इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स, उसकी सक्सेस स्टोरी एट्सेट्रा, उस चीज़ को आप दिखा रहे हैं तो ये साइको ड्रामा होगा. सोशियो ड्रामा सोशल सिचुएशन को, जैसे अर्तुगरुल गाज़ी एक सोशियो ड्रामा है, ठीक है, तो एक से ज़्यादा लोग जिस इवेंट के साथ जुड़े हुए हों, उस इवेंट को आप जो है रिहर्सल की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो, तो ये आपका क्या कहलाता है, सोशियो ड्रामा कहलाता है. उसके बाद है गेम्स. ये गेम्स जो हैं, जो इंडोर गेम्स हैं हम करा सकते हैं, ये भी सिमुलेशन के अंदर आती हैं. एडवांटेजेस के क्या हैं, इससे बच्चा इंगेज होता है, वो जो कुछ उसने पढ़ा है उसको अप्लाई कर सकता है अपनी क्लासरूम के अंदर. वो क्लासरूम और जी सर सोशल ड्रामा को रिपीट कीजिएगा. सोशियो ड्रामा से मुराद ये है कि जब ज़्यादा लोगों के मसाइल हों, यानी कोई ऐसा इवेंट जो एक से ज़्यादा बंदे के साथ अटैच है या जुड़ा हुआ है, जिसमें एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे उस इवेंट सिचुएशन में. तो जैसे अर्तुगरुल गाज़ी का है, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ड्रामा का कल्चर है वो बहू सास के साथ, सास बहू के साथ, जो नंद बहू के साथ, हस्बैंड बीवी के साथ, देवर के साथ, ये लड़ाइयाँ चल रही हैं. अब ये बेसिकली क्या है, सोशियो ड्रामा है. इसमें सोशल हमारी यानी फैमिलीज़ के प्रॉब्लम्स दिखाए जा रहे होते हैं और उनके सोल्यूशंस तो खैर नहीं दिखाए जाते, प्रॉब्लम्स ही दिखाए जाते हैं. तो ये सोशियो ड्रामा. अगर किसी एक इंडिविजुअल का केस है, मसलन एक इंडिविजुअल ने जो है वो पहाड़ पे कैसे क्लाइंब किया, या उसने ये जो कोई चीज़ लिखी है, कोई चीज़ पेंट की है, कोई चीज़ बनाई है, वो कामयाब हुआ है, तो या कोई उसका कोई मेडिकल कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई मसाइल आए हैं, एक इंडिविजुअल का केस है, वो दिखाया. यानी ड्रामे पे जब हम सिर्फ एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं तो वो हमारा सोशियो ड्रामा होता है. जब हम एक सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को अपने ड्रामे में दिखा रहे होते हैं, या सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को, या किसी इवेंट्स को, तो वो हमारा सोशियो ड्रामा होता है. एडवांटेजेस की बात मैं कर रहा था, लर्नर इसमें इंगेज होता है, स्टूडेंट क्लासमेट के साथ इंटरेक्शन उसका होता है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, बच्चे के अंदर ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस पावर आती है. टाइम का मसला होता है इसमें सबसे पहले. सर जी
सर गेम्स किस तरह सिमुलेशन है पे सर? गेम्स जैसे हमारे यहाँ गेम्स होती हैं, ये मतलब क्रिकेट है तो आपने बच्चे को सिखाना है, फ़र्ज़ करें क्रिकेट कैसे खेलनी है, तो वो सारी चीज़ें आप उसको टीम्स में डिवाइड कर देंगे, उनकी मैच करा देंगे, बस इस तरह से। लिमिटेशन ऑफ सिमुलेशन, इसमें टाइम कंज्यूमिंग है, ये टीचर्स की एक्सपर्टीज़ इसमें चाहिए होती है। एक अच्छी सिमुलेशन एक रियल सिचुएशन का मिरर होता है, यानी अच्छी सिमुलेशन वो होगी जो बिल्कुल एक रियल सिचुएशन को प्रेजेंट कर रही हो, और ड्रामा और रोल प्ले ये हिस्ट्री के सब्जेक्ट में हेल्पफुल होते हैं। देन है कनेक्टेड क्लासरूम, ये अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने क्लास ब्लॉग्स और पॉडकास्टिंग की बात की वो भी स्लाइड पे आ गया। अब कनेक्टेड क्लासरूम किसको कहते हैं? कनेक्टेड क्लासरूम कहते हैं, इसकी दो डेफिनेशंस आप, अगर आप ये पूछा गया लास्ट टाइम इंटरव्यू में सवाल पूछा गया है, टेस्ट में भी आ सकते हैं। कनेक्टेड क्लासरूम का मतलब है कि आपकी जो क्लासरूम है वो किसी इंटरनेट सोर्स के साथ कनेक्ट कर दी जाए। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने कंटेम्प्रेरी लर्निंग मॉडल पढ़ा है, ठीक है, ये थोड़ी देर पहले हमने जो है वो कंटेम्प्रेरी लर्निंग मॉडल की बात की है। यहाँ पे ये वाला, मैं इसको यहाँ से कॉपी करके उधर ही ले जाता हूँ जी। तो कंटेम्प्रेरी लर्निंग में हमने ये बात की कि हम अपनी क्लास को क्या करें, किसी इंटरनेट के सोर्स के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो कंटेम्प्रेरी लर्निंग है और जो कनेक्टेड क्लासरूम है ये सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं। अब कनेक्टेड क्लासरूम की एक स्पेशलिटी जो पाकिस्तान में मौजूद है वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रिटिश काउंसिल एक बरतानिया का एक इदारा है, ये इदारा तकरीबन जो है वो 30 ममालिक में, इसका एक प्रोग्राम है इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड का, ISA को हम कहते हैं, इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड। ये क्या करता है, जैसे पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान में जो एक क्लास है ये बांग्लादेश की एक सेम क्लास, यानी छठी हमारी है तो छठी क्लास उनके स्कूल की, उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें जो हैं हमारे ग्लोबल इश्यूज़ हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, जैसा कि इन्वायरमेंटल साइंसेस के इश्यूज़ हैं, जेंडर के, क्लाइमेट के, ठीक है, सस्टेनेबल लाइफ के, तो इस तरह यानी सस्टेनेबिलिटी कहते हैं वसाइल को अच्छे और मुहतात अंदाज में इस्तेमाल करना, अपना फ़ायदा उठा लें, अच्छी तरह से आपकी ज़रूरियात पूरी करें लेकिन आने वाली नस्लों की ज़रूरियात को ख़राब ना करें, ठीक है। तो इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबल जैसे पानी को ज़ाया ना करें, गैस को ज़ाया ना करें, इसी तरह बाकी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको ज़ाया, खुराक को ज़ाया ना करें, तो ये सस्टेनेबिलिटी के अंदर आती हैं चीज़ें। तो क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वलिटी, इस तरह के सब्जेक्ट दोनों, यानी छठी क्लास हमारी, फ़र्ज़ करें मैं टीचर हूँ छठी में, तो मैं अपने बच्चों या बच्चियों को पढ़ा रहा हूँ, तो बांग्लादेश के बच्चे और बच्चियाँ टीचर वो मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे मेरा लेक्चर, मेरे बच्चे मेरी क्लास के या बच्चियाँ प्रेजेंटेशन दे रही होंगी, उन्होंने चार्ट्स वगैरह बनाए होंगे, तो उस तरह उनके बच्चे वो प्रेजेंटेशन देंगे, हम सुनेंगे। इट इज़ कॉल्ड कनेक्टेड क्लासरूम। ये ब्रिटिश काउंसिल की अप्रोच है, ठीक है। इसी तरह यानी क्लासरूम को इंटरनेट के थ्रू दो डिफरेंट कंट्रीज़ की क्लासेस को आपस में कनेक्ट कर देना। ये लाजमी नहीं है कि आप इंटर कंट्रीज़ हो या इंट्रा कंट्री भी हो सकता है, एक मुल्क के अंदर भी आप दो मुख्तलिफ़ सूबों की या दो मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स की क्लासेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस में नहीं है। पाकिस्तान के 1200 के करीब स्कूल थे जो कि ISA के साथ एफिलिएटेड जुड़े हुए थे। बहरहाल अब कनेक्टेड क्लासरूम का दूसरा कॉन्सेप्ट, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि ये क्या होता है, कनेक्टेड क्लासरूम का जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ये है कि आप अपनी क्लासरूम को इंटरनेट के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये भी कनेक्टेड क्लासरूम के अंदर आता है, ठीक हो गया। अब इसके कुछ फ़ीचर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि मोर देन 1200 जो है वो स्कूल्स हमारे वो ISA अवार्ड के साथ जुड़े हुए थे, इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड के साथ। अब हम बात करते हैं ऑनलाइन लर्निंग की, वर्चुअल लर्निंग की और कंटेम्प्रेरी लर्निंग मॉडल। कंटेम्प्रेरी लर्निंग मॉडल हम पहले डिस्कस बल्कि कर चुके हैं। अब ऑनलाइन लर्निंग किसको कहते हैं? आप अपने बच्चे को मोबाइल दे देते हैं या कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस दे देते हैं, ठीक है। अब बच्चा अपना जो भी उसने कोई चीज़ सीखनी समझनी है वो इंटरनेट पे जाके ख़ुद सर्च करता है और ख़ुद उसका हल निकालता है। ये होती है ऑनलाइन लर्निंग। किसी वेबसाइट से, ऑडियो से, वीडियो प्रोग्राम, एप्लीकेशन, कहीं से भी इंटरनेट के थ्रू जो लर्निंग बच्चा कर रहा है वो ऑनलाइन लर्निंग होगी। अब अगर इंटरनेट के थ्रू वो किसी टीचर से गाइडलाइन ले रहा है, उसको कोई टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है,
और उसका एडमिशन होता है, वो पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद उसकी असेसमेंट होती है, उसको कोई डिग्री अवार्ड होती है। ये होती है वर्चुअल लर्निंग। ये है ऑनलाइन लर्निंग की टाइप, लेकिन ये वर्चुअल लर्निंग होती है जिसमें बच्चा बाकायदा किसी प्रोग्राम में इनरोल होता है, ठीक है। फिर आता है क्लास ब्लॉग्स। वर्चुअल की डेफिनेशन यहाँ पे शामिल नहीं है, वो आगे शायद कहीं पे होगी, नहीं तो मैं ऐड कर दूँगा। अच्छा, आगे है क्लास ब्लॉग्स। थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी चैप्टर के स्टार्ट में, इस टॉपिक के स्टार्ट में, तो उस वक़्त मैंने बात की कि क्लास ब्लॉग्स क्या है। वो किसी ने सवाल किया था कि जो ई लर्न पंजाब है ये क्या है। ये बेसिकली एक क्लास ब्लॉग है, यानी वो वेबसाइट जिसमें विज़िटर स्टूडेंट जो है विज़िट कर सकें, उसमें चीज़ देख सकें, उसको अपडेट कर सकें। क्लास ब्लॉग कोई भी वेबसाइट होती है जो कि अपडेट की जा रही होती है, उस पर इंफॉर्मेशन रेगुलरली, और कोई भी स्टूडेंट कहीं पे बैठ के उस वेबसाइट पे एक्सेस करके अपनी इंफॉर्मेशन ले सकता है। देन है पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग जो है ये एक तरह की वेबसाइट है जिसके ऊपर सिर्फ हम डिजिटल ऑडियो फाइल्स जो है वो अपलोड करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, ऑडियो यानी रिकॉर्डेड कंटेंट हम इसके ऊपर क्या करते हैं, हम इसके ऊपर अपलोड कर देते हैं। फिर ये सिर्फ वही देख सकते हैं जो जिनको इसकी एक्सेस दी जाती है, ठीक है। देन आता है इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। ये इसको कोलैबोरेटिव वाइट बोर्ड भी कहते हैं। आप जो है वो अगर इंडियंस टीचर्स जो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं ना, उनके वाइट बोर्ड देखें, एक छोटा स्मार्ट बोर्ड भी आ गया है, बिल्कुल छोटा टैबलेट साइज़ का होता है। उसके ऊपर आप मार्कर से आप लिखते हैं, यानी उसके अंदर वो बिल्ट इन होती हैं चीज़ें, प्रोग्राम बेस्ड होती हैं। तो मतलब मार्कर नहीं लिख रहा होता, बेसिकली वो इंकलेस मार्कर होता है जो यूज़ होता है। फिर एक बटन आप प्रेस करते हैं, वो सारा इरेज हो जाता है। तो ये इस तरह का जो वाइट बोर्ड होता है इसको हम इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो इस वाइट बोर्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड जो ऑनलाइन इसमें यूज़ होता है, जैसे इस वक्त जो हमारी क्लास चल रही है इसमें भी अगर आप चाहें तो मैं आपको वाइट बोर्ड दिखा सकता हूँ। यानी यहाँ पे कोई चीज़ मैं मैनुअली लिखना चाहूँ तो मेरे पास वाइट बोर्ड का ऑप्शन अवेलेबल है। नवाज़ मुदस्सर साहब अपना वीडियो कैमरा ऑफ़ करें। तो मैं अब चलिए, टाइम हमारा लग जाएगा, वैसे मैं बता देता हूँ आपको दिखाने पे 2-4-5 मिनट हमारे ऐसे लग जाएंगे। तो वाइट बोर्ड ऑनलाइन जो वेबसाइट्स एप्लीकेशंस जैसे हमारी MS टीम है या जूम है, इसमें वाइट बोर्ड होता है। इस वाइट बोर्ड पे आप भी कुछ शेयर कर सकते हैं, मैं भी कुछ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो वाइट बोर्ड वो ऑनलाइन वाइट बोर्ड जो ऑनलाइन क्लास में यूज़ हो, जिसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों कुछ लिख सकें। जैसे हम अपनी क्लास में करते हैं, बच्चों कहते हैं आज आ जाए बेटा आप लिख के दिखाएं। तो हमारी इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन भी वाइट बोर्ड मौजूद है, जिसको आप भी जिसके ऊपर कुछ चीज़ लिख सकते हैं, मैं भी लिख सकता हूँ। तो वो वाइट बोर्ड जिसमें दोनों तरफ इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो इसको हम कहते हैं इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड, ठीक है। ये कनेक्टेड क्लासरूम था। इसके बाद है एक्सपोजिशन एंड इलस्ट्रेशन इन टीचिंग। जोहन आदम एक राइटर हैं, इन्होंने किताब लिखी थी, इस किताब का नाम था एक्सपोजिशन एंड इलस्ट्रेशन इन टीचिंग। तो आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है बस, इन दोनों की, एक्सपोजिशन किसको कहते हैं, इलस्ट्रेशन किसको कहते हैं। नवाज़ मुदस्सर साहब।
है।